हेलो फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से सेटल हो चुकी थी। फिर हमने देखा ये जो कर्नाटक रीजन था इसमें पौंडीचेरी एंड कराईकल फ्रांस के पास थे, यानी पीके फ्रांस के पास थे और बाकी दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। इस क्षेत्र को कर्नाटक रीजन बोलते हैं। आप आज के कर्नाटक से कंफ्यूज मत होना, आज का कर्नाटक बिल्कुल अलग है, ये कर्नाटक रीजन है। तो इस कर्नाटक रीजन में 3 कर्नाटक वार होने हैं, तो हम तीनों कर्नाटक वार का एक बार ओवरव्यू देखते हैं जिससे आपको फैक्ट याद करने का टेंशन नहीं रहेगा। ये लगभग 1746 से 1764 तक चलता है, लगभग 20 साल। और थर्ड कर्नाटक वार आते आते फ्रांस का लगभग सफाया हो जाएगा, मतलब ये पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हमें ये बात पता है कि थर्ड कर्नाटक वार में ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी, क्योंकि फ्रांस को घर भेजना है। पेरिस यानी फ्रांस का घर हो गया ये, तो लास्ट में ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी। और लास्ट में फ्रांस के जो गवर्नर रहेंगे वो रहेंगे लैली, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच को लाल कर दिया मार मार के। 1740 में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, मतलब ऑस्ट्रिया पर किसका अधिकार होगा। उसके तहत 1744 में ब्रिटेन भी उस लड़ाई में शामिल हो गया, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन में। तो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के चक्कर में यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई और ये शांत हुई एक्स ला सापल संधि के द्वारा। तो आप ऐसे याद रखना, वहाँ की लड़ाई यहाँ वे मतलब में आई और यहाँ की लड़ाई वहाँ वे मतलब में गई, इसलिए ये लड़ाई हुई। तो एक्स ला सापल आपको याद आ जाएगा, फर्स्ट में एक्स ला सापल की संधि। और इस साइड फ्रांस गवर्नर डुप्ले था, डुप्ले की स्पेलिंग लास्ट में एक्स है, और इधर भी डुप्लेक्स था। लेकिन जब सेकंड कर्नाटक वार की संधि हुई तो गोदेहू आ गया था। आप जब स्टोरी देखेंगे अभी तो इजीली याद हो जाएगा गोदेहू, और लास्ट में लैली आपको ध्यान है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप थर्ड कर्नाटक वार में अगर सर आयरकूट याद करना चाहें तो कर सकते हैं। और सेकंड कर्नाटक वार की जो संधि थी वो इससे याद आपको आएगा, लास्ट में पेरिस था तो यहाँ भी पी यानी पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। वैसे आपको एग्जैक्टली टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लो। ये 1746 से 1748 में हुआ था सेकंड कर्नाटक वार, 1749 से 1754 एंड थर्ड कर्नाटक वार 1756 से 1763। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम पर 1757 में हमें पता है बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2 जगह लड़ रही थी। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी। ये अभी कर्नाटक रीजन के 3 वार और तीनों संधि आपको याद हो चुकी होंगी, यानी ये एक ओवरव्यू है। अब हम डिटेल में करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट कर्नाटक वार शुरू हो गया 1746 में। कर्नाटक मतलब ये वाला रीजन। पहले कर्नाटक वार का रीजन था यानी कारर था। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन में 1744 में ब्रिटेन ने भी एंट्री ले ली। तो यहाँ क्या हुआ, उस लड़ाई के चक्कर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच शिप्स पर अटैक कर दिया जो इंडियन ओशन में खड़ी थी। ये रीजन इंडियन ओशन का रीजन है, इधर फ्रेंच शिप्स खड़ी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया। तो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था, डुप्ले ने यहाँ पर मॉरिशियस में उनके फ्रेंच गवर्नर बोरडोनाइस थे, यानी आप ऐसे याद कर लो बोरवीटा थे, उनको बुला लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तहस नहस करेंगे। कौन सी जगह, इधर मद्रास में ही, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के पास मद्रास है अभी। और उनका फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो हमने पिछले ही वीडियोज़ में देखा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हो चुकी थी, उसको भी तहस नहस कर दिया, मतलब कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिशर्स ने कर्नाटक के नवाब, जो उस टाइम पर अनवरुद्दीन थे, उनसे बोला लड़ाई रोकने के लिए। तो उन्होंने भी बोला, अनवरुद्दीन ने डुप्ले को बोला, फ्रांस के गवर्नर डुप्ले को बोला लड़ाई रोकने के लिए। तो डुप्ले ने बोला आप शांत हो जाओ, आपको मद्रास दे देंगे, अगर जीत गए हम तो आपको मद्रास दे देंगे। तो ये शांत हो गया। बाद में डुप्ले ने मद्रास नहीं दिया, तो फिर उसने अपने 10,000 सैनिक के साथ अनवरुद्दीन ने डुप्ले पर अटैक कर दिया। डुप्ले के पास 1,000 सैनिक थे। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ अडियार या बैटल ऑफ सैंथोम। आपको इससे याद आ जाएगा, शांत हो जा बोला था डुप्ले ने, तो बैटल ऑफ सैंथोम, इसमें डुप्ले की ही जीत हुई थी। ये सब होने के बाद हमें पता है एक्स ला सापल की संधि हुई थी। एक्स ला सापल मतलब वहाँ की प्रॉब्लम्स यहाँ आई और वे मतलब में लड़ाई हुई थी, तो इससे आपको याद रखना एक्स ला सापल की संधि। तो वहाँ कनाडा में लुइसबर्ग वापस फ्रांस को मिल गया और बदले में इंडिया का जो सेंट जॉर्ज फोर्ट था वो ब्रिटेन को वापस देना पड़ा। तो थोड़ी देर के लिए फ्रांस का झंडा लग गया था ये मद्रास के फोर्ट पर, फिर बाद में ब्रिटेन के पास चला गया संधि के तहत। यहाँ फर्स्ट कर्नाटक वार खत्म। तो फ्रेंड्स, हम सेकंड कर्नाटक वार देखते हैं। इसमें हमें पता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होगी 1749 टू 1754। सेकंड कर्नाटक वार, यहाँ आपको 2 रो दिख रही होंगी, एक ये कर्नाटक नवाब है और एक हैदराबाद का नवाब है, या हैदराबाद के नवाब को तो निजाम ही बोलते थे। तो एक साइड हैदराबाद का निजाम है और दूसरी साइड कर्नाटक नवाब है। अभी स्थिति ये है, अभी जस्ट शुरुआत हुई है सेकंड कर्नाटक वार की। अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब है, ये हमें पता है पहले से ही।
और हैदराबाद का निजाम आसफ जहाँ है। ये आप झाड़ू का निशान देख रहे हैं, इससे आप ध्यान रखना, साफ सफाई होती है ना इसलिए। आसफ जहाँ की मृत्यु होनी है तो आसफ जहाँ का उत्तराधिकारी बनाना है। आसफ जहाँ ने उत्तराधिकारी अपनी बेटी के बेटे मुजफ्फर जंग को बनाया। ये फर है ना, फर जैसा दिख रहा है आपको, फर मतलब मखमली, तो इसने अपनी झाड़ू जैसा मखमली को बना दिया। जबकि उसका बेटा नासिर जंग था, उसे नहीं बनाया। गलती नासिर जंग की है, क्योंकि नासिर जंग ने कुछ साल पहले अपने पिता के ऊपर अटैक किया था, तो इसके गुण ठीक नहीं थे, इसलिए आसफ जहाँ ने अपनी बेटी के बेटे को बनाया, मुजफ्फर जंग को। यहाँ फर आ रहा है। तो इनकी मृत्यु हो गई और हैदराबाद के निजाम मुजफ्फर जंग हो गए। इनके एक और छोटे बेटे थे, उनका नाम था सलामत जंग, लेकिन सलामत जंग ने ज़्यादा कुर्सी के पीछे नहीं भागे, एक जगह कोने में बैठे रहे। इनको बाद में फिर इसका फल भी मिलेगा। और लेकिन नासिर जंग अपोजिट हो गए, मतलब दूसरी पार्टी में हो गए, एक साइड से देखें। और इस साइड आप ध्यान रखना, चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था, या इसे बनना चाहिए था, लेकिन ये बना नहीं, अनवरुद्दीन ही था। तो अनवरुद्दीन के अपोजिट में होगी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस साइड से लड़ रही थी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनवरुद्दीन के साइड लड़ेगी। यानी हैदराबाद का निजाम इस साइड का आदमी है और कर्नाटक का नवाब इस साइड का आदमी है। तो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक की कैपिटल आरकोट पर अटैक करती हैं, जिससे अनवरुद्दीन को हटा के चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाए। तो ये लोग जब अटैक कर रहे जा रहे होते हैं तो ये अनवरुद्दीन बीच में ही अंबर में, अंबूर जगह का नाम है, अनवरुद्दीन यहाँ अपनी सेना लेके पहुंच गया। यहाँ पे फिर बैटल ऑफ अंबूर हुई 1748 में, क्योंकि अगर ये लोग आरकोट पहुंच जाते तो पक्का अनवरुद्दीन हार जाता, क्योंकि आरकोट तो कैपिटल है। लेकिन यहाँ भी आने से अनवरुद्दीन को कोई फायदा हुआ नहीं, यहाँ भी अनवरुद्दीन हार गया और उसे मार दिया गया। अनवरुद्दीन के हारने के बाद और मरने के बाद उसका बेटा बल्ला जहाँ, तो आप यहाँ पे बैट दिखा देना, बैट को हिंदी में बल्ला बोलते हैं, तो बल्ला जहाँ को बनना चाहिए कर्नाटक का नवाब। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है, इस साइड के आदमी जीते हैं, तो चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया गया। बल्ला जहाँ डर की वजह से भाग गया। वैसे भी जो बल्ला जहाँ है ना, बल्ला से बॉल पिट के इधर उधर भागती है, उसी तरह ये बल्ला जहाँ भागता रहेगा। सबसे पहले ये जिंजी के फोर्ट में भागा और जिंजी के फोर्ट से निकलकर फिर त्रिचिन्नपल्ली फोर्ट में भागा। जैसे ही बल्ला जहाँ जिंजी के फोर्ट में भागा तो ये लोग भी जिंजी के फोर्ट में आ गए लड़ने के लिए। कौन? चंदा साहब, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुजफ्फर जंग, क्योंकि वल्ला जहाँ को तो ख़त्म करना था। यहाँ बैटल ऑफ जिंजी हुई। एक्चुअली वल्ला जहाँ तो छुपा रहा, नासिर जंग एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस साइड, और इस साइड थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, चंदा साहब एंड मुजफ्फर जंग। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिमाग लगाया, ये नासिर जंग बेमतलब में हर लड़ाई में पास आ रहा है, हमारी लड़ाई वल्ला जहाँ से हो रही है, नासिर जंग बेमतलब में सामने आ रहा है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डुप्ले ने दिमाग लगाया और नासिर जंग के एक आदमी को अपनी साइड कर लिया। नासिर जंग के उस आदमी ने नासिर जंग को मार दिया। तो मुजफ्फर जंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनका जो अपोजिट था नासिर जंग, वो मर गया। अब हैदराबाद का निजाम खुद ही बना रहेगा। तो मुजफ्फर जंग ने हैदराबाद का जो निजाम है, उसने खुशी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मसूलीपट्टनम दे दिया। हर ट्रूप को 5 लाख रुपए दिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हर ट्रूप को 5 लाख रुपए दिए और 20 लाख रुपए स्पेशल डुप्ले को दिए। लेकिन इसकी फूटी किस्मत, मुजफ्फर जंग ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाया। बैटल ऑफ लक्की रेड्डी पल्ली पास हुआ था अफगान के खिलाफ। नाम याद रख लेना आप, बैटल ऑफ लक्की रेड्डी पल्ली पास। छोटी मोटी लड़ाई इधर उधर होती रहती है, तो बैटल ऑफ लक्की रेड्डी पास में अफगानों ने इसे मार दिया। तो मुजफ्फर जंग की जगह ये जो सलामत जंग था, इसका छोटा बेटा जो शांति से बैठा था कोने में, इसको ही हैदराबाद का निजाम बना दिया गया। तो बैटल ऑफ जिंजी की वजह से नासिर जंग खत्म हो गया। अब ये वल्ला जहाँ त्रिचिन्नापल्ली भाग गया। वहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये सोचा कि सारे लोग त्रिचिन्नापल्ली भागकर आ गए हैं इस साइड के, तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर आरकोट था, कर्नाटक का कैपिटल आरकोट, वो खाली होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ से निकलकर आरकोट पर अटैक कर दिया और जीत लिया। तो 1753 में जो त्रिचिन्नापल्ली की लड़ाई हुई थी, उसमें एक तरह से देखें तो अंग्रेज ही जीते और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती यहाँ। और यहाँ हार का ठीकरा डुप्ले के सर पर फूट गया, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह आया गोदेहू। तभी मैंने आपको बोला था गोदेहू ट्रीटी पर साइन करेगा। सेकंड नंबर पर कौन सी ट्रीटी होगी? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। थर्ड कर्नाटक वार 1756 में शुरू हुआ था और इसका सबसे बड़ा कारण था 7 ईयर वार चल रहा था यूरोप में। यूरोप की वजह से यहाँ लड़ाई हुई। फर्स्ट कर्नाटक वार में भी ऐसे हुआ था, ऑस्ट्रिया की वजह से यहाँ लड़ाई हुई थी और यहाँ यूरोप की वजह से हुई।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच की चंद्रनगर फैक्ट्री पर अटैक कर दिया। चंद्रनगर फैक्ट्री फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत उपयोगी थी। बड़ी मेहनत से डुप्ले ने इसे बनवाया था, इसमें काम करवाया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 40,000 कॉइन देके मुगल के सूबेदार से इसको खरीदा था। अब लास्ट में हमें पता है फ्रेंच के गवर्नर लेली हैं। लेली ने कोशिश की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और फोर्ट सेंट डेविड, ये कडलोर में था, इस पर अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही मद्रास के सेंट जॉर्ज फोर्ट में अटैक किया, वैसे ही चारों तरफ से ये घिर गए। लेली को भागना पड़ा। 22 जनवरी 1760 में बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ और इसी वॉश में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। कराईकल, माहे, पौंडीचेरी सारा ही कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। हालांकि ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, लास्ट में हमें पता है ट्रीटी ऑफ पेरिस, उसमें ये सारी चीज़ें वापस कर दी गई। लेकिन फ्रेंच लोग अब किलेबंदी नहीं कर पाएंगे, ट्रूप नहीं रख पाएंगे, ओनली शांति से ट्रेडिंग करेंगे और फिर ये लास्ट तक शांति से ही ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि चंद्रनगर फैक्ट्री फ्रेंच को वापस नहीं की गई, बाकी की सारी जगह लौटा दी गई जो 1749 तक फ्रांसीसी के कब्जे में रही। और जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक ये फ्रांस के कब्जे में रही, जो लौटाई हुई जगह थी कराईकल, माहे, पौंडीचेरी। लेकिन फ्रांस लोग यहाँ से शांति से ट्रेड करने लगे। बैटल ऑफ वेंडी वॉश, ट्रीटी ऑफ पेरिस। थैंक यू फ्रेंड्स।